एआई का सामाजिक प्रयोग, बुद्धिमत्ता, स्वायत्तता और नियंत्रण का प्रश्न। 6 6 6 नाइजर डेल्टा विकास का भ्रम, प्रदूषण और सभ्यता का संकट। हाल के वर्षों में नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा क्षेत्र में फैले तेल प्रदूषण को लेकर ब्रिटिश ऑयल कंपनी शेल पीएलसी के विरुद्ध कानूनी संघर्ष फिर तेज हो गया है। नाइजर डेल्टा की कई स्थानीय समुदायों ने यूके कोर्ट्स में लगभग $1 बिलियन कॉम्पनसेशन और एनवायरमेंटल क्लीन अप की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि दशकों तक हुए तेल रिसाव, ऑयल स्पिल्स, ने उनकी नदियों, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स, खेती, फिशिंग इकोनॉमी और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जबकि कंपनी को इन खतरों की जानकारी होने के बावजूद उत्पादन जारी रखा गया। इसी चल रही कानूनी लड़ाई ने एक बार फिर नाइजर डेल्टा ऑयल पॉल्यूशन क्राइसिस को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून तथा दक्षिण में गल्फ ऑफ गिनिया से लगती है। देश का दक्षिणी भाग विशाल दलदली वेटलैंड्स, क्रीक्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट से बने नाइजर डेल्टा क्षेत्र से मिलकर बना है, जबकि मध्य क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा और पठारी स्वरूप का है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नाइजर डेल्टा दुनिया के सबसे समृद्ध वेटलैंड इकोसिस्टम्स में से एक माना जाता है। यहाँ की स्थानीय आबादी मुख्यतः फिशिंग, पेरिविंकल, सी स्नेल्स हार्वेस्टिंग और छोटे स्तर की खेती पर निर्भर थी। उस समय क्षेत्र की नदियां, जल स्रोत और जैव विविधता काफी समृद्ध और अपेक्षाकृत स्वच्छ मानी जाती थी, लेकिन इसी क्षेत्र की भूमि के नीचे विशाल पेट्रोलियम रिजर्व्स मौजूद थे, जिसने बाद में इसे ब्लैक गोल्ड का क्षेत्र बना दिया। आज ऑयल इंडस्ट्री नाइजीरिया की इकोनॉमी और गवर्नमेंट रेवेन्यू का प्रमुख आधार है। 1950 में ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी शेल ने यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू किया और 1958 में कॉमर्शियल ऑयल एक्सपोर्ट आरंभ हुआ। इसके बाद पाइपलाइंस, फ्लो स्टेशंस और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स का विशाल नेटवर्क तैयार किया गया, जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। नेम्बी क्रीक ट्रंक लाइन जैसी पाइपलाइंस प्रतिदिन लगभग 1,50,000 बैरल क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, लेकिन समय के साथ यही आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस का कारण बनने लगा। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, एजिंग पाइपलाइंस। कई पाइपलाइंस 30 से 40 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। करोजन, पुअर मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर के कारण उनमें लगातार लीकेज होने लगा। इंटरनल रिपोर्ट्स में कुछ पाइपलाइंस को एंड ऑफ लाइफ तक बताया गया था और इंजीनियर्स ने उनके बारे में चेतावनी भी दी थी। दूसरा कारण तेल चोरी और बंकरिंग था। नाइजर डेल्टा में उग्रवादी समूहों और संगठित आपराधिक गिरोह ने पाइपलाइंस में छेद करके क्रूड ऑयल चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी किया गया तेल स्थानीय ब्लैक मार्केट, इलीगल रिफाइनरीज और इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स के माध्यम से बेचा जाता था। उस समय क्षेत्र में लगभग 100 अवैध रिफाइनरीज सक्रिय बताई जाती थी। तो 2000s तक आते आते नाइजर डेल्टा में आर्म्ड मिलिटेंसी भी तेज हो गई। मिलिटेंट्स पाइपलाइन और ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले करने लगे तथा फॉरेन वर्कर्स के अपहरण की घटनाएं बढ़ने लगी। उनका आरोप था कि क्षेत्र से निकलने वाली अपार ऑयल वेल्थ का लाभ स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुंच रहा, जबकि प्रदूषण और गरीबी इन्हीं को झेलनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1958 से अब तक नाइजर डेल्टा में कम से कम 7,000 तेल रिसाव, ऑयल स्पिल्स की घटनाओं के कारण लगभग 13 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल नदियों, वेटलैंड्स और भूमि में फैल चुका है। इसके परिणामस्वरूप मैंग्रोव फॉरेस्ट काले और टॉक्सिक हो गए, वेटलैंड्स क्रूड ऑयल और कंटेमिनेटेड सेडिमेंट से भर गए तथा ग्राउंड वाटर कई क्षेत्रों में अनुपयोगी हो गया। अनेक स्थानों पर नदी का पानी
पीने योग्य नहीं रहा, हवा में क्रूड ऑयल और गैस फ्लेयरिंग की दुर्गंध फैल गई तथा फार्मिंग और फिशिंग लगभग समाप्त हो गई। पेरिविंकल हार्वेस्टिंग, जो स्थानीय आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, वह भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। अदालत में प्रस्तुत आंतरिक दस्तावेज के अनुसार शेल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन खतरों की जानकारी थी। 2008 में पाइपलाइन के कुछ सेक्शंस को रेड कैटेगरी में रखा गया था, जिसका अर्थ कंपनी स्टैंडर्ड्स के अनुसार इमीडिएट शटडाउन या मेजर करेक्टिव एक्शन था। इसके बावजूद उत्पादन जारी रखा गया और कंपनी ने पर्यावरण संबंधी सुरक्षा की तुलना में तेल उत्पादन और लाभ को प्राथमिकता दी। इस बढ़ते प्रदूषण और स्थानीय असंतोष ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। इसी पृष्ठभूमि में नाइजीरिया के प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो-विवा ने शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट दोनों का विरोध किया। उनका कहना था कि नाइजर डेल्टा की ऑयल वेल्थ बाहर जा रही है, जबकि प्रदूषण, गरीबी और बीमारी स्थानीय लोगों के हिस्से में आ रही है। लेकिन 1995 में नाइजीरिया की सैन्य समर्थित सरकार ने उन्हें फांसी दे दी, जिसकी विश्व भर में आलोचना हुई। आज नाइजर डेल्टा केवल एक पॉल्यूटेड ऑयल रीजन नहीं, बल्कि आधुनिक कॉमर्शियल डेवलपमेंट मॉडल की सीमाओं और विफलताओं का प्रतीक बन चुका है। हालांकि शेल का कहना है कि प्रदूषण का मुख्य कारण सैबोटाज, इलीगल बंकरिंग और ऑर्गेनाइज्ड ऑयल थेफ्ट है तथा कंपनी ने क्लीन अप और सिक्योरिटी पर भारी खर्च किया है। किंतु नाइजर डेल्टा का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। यदि हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता, विकास और प्रगति के नाम पर कंपनियों द्वारा किए गए प्रयासों पर ध्यान दें, तो वे अल्पकालिक लाभ पहुंचाने के साथ-साथ दीर्घकालिक गंभीर पर्यावरण संकट को भी जन्म देते रहे हैं। इनका प्रभाव अब पृथ्वी को धीरे-धीरे रहने योग्य परिस्थितियों से दूर ले जाता दिखाई दे रहा है। कॉमर्शियलाइजेशन अर्थात प्रकृति और समाज को मुख्यतः आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति और अत्यधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण यूटिलिटेरियन ने प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, निरंतर कमजोर होता गया। जब तक यह दृष्टिकोण बना रहेगा, तब तक किसी वास्तविक परिवर्तन की अधिक आशा नहीं की जा सकती। साथ ही यह प्रश्न बना रहता है कि यदि विकास और आर्थिक प्रगति की परियोजनाएं अंततः जल, भूमि, वनस्पति, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के जीवन को ही नष्ट कर दें, तो ऐसे विकास का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है? यदि भारत के संदर्भ में देखें, तो आज यहाँ भी इसी प्रकार इंडस्ट्रीज और बड़े विकास कार्यों को बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बदले जीवन के मूल सहायक तत्व जल, वायु, भूमि और भोजन को भी दांव पर लगाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये सभी तत्व पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके हैं और अनेक क्षेत्र इसके दुष्परिणाम भी झेल रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि भौतिकता और उपभोक्तावादी दृष्टि के कारण इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि हम इस तथ्यात्मक सत्य को भी ठीक से देख और समझ नहीं पा रहे हैं। संभव है कि जिस सत्य को हम स्वेच्छा से देखने और समझने को तैयार नहीं हैं, उसे अंततः प्रकृति अपने कठोर रूप के माध्यम से दिखाने के लिए विवश हो जाए। यहाँ पर रावली के साक्षी होकर एक दिन बल जैसे उपाय से कम से स्वायत्त एआई, ऑटोनोमस एआई का सामाजिक प्रयोग, बुद्धिमत्ता, स्वायत्तता और नियंत्रण का प्रश्न। आजकल विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, चैटबॉट, सार्वजनिक सेवाओं, चिकित्सा, अनुसंधान, ड्रोन को नियंत्रित करने तथा युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय रियल टाइम पर लक्ष्य निर्धारित करने जैसे कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मनुष्यों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय रूप से किया जा रहा है। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इनकी भागीदारी बढ़ रही है और अनेक क्षेत्रों में पूर्णतः इन पर निर्भर होने की दिशा में प्रगति हो रही है। लेकिन जब एआई को पूर्णतः स्वतंत्र होकर किसी क्षेत्र का स्वामित्व दे दिया जाए, तब वह उसका संचालन किस प्रकार करेगा और अपनी व्यवस्था कैसे बनाए रखेगा,
इसे जानने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इमरजेंस एआई ने एक प्रयोग किया। उसने क्लॉड, जेमिनाई, ग्रोक तथा जीपीटी आधारित 10 एजेंटों की आभासी दुनियाएं तैयार की। प्रत्येक एजेंट को एक काम सौंपा गया था: झगड़े सुलझाने वाला, संसाधन रणनीतिकार, व्यवहार विश्लेषक, खुफिया विशेषज्ञ, इनोवेशन लीडर, एजेंट वैज्ञानिक, जोखिम शोधकर्ता, कम्युनिटी एंकर, दुनिया घूमने वाला और क्षमता आर्किटेक्ट। इनमें प्रत्येक को अलग व्यक्तित्व दिया गया था, जैसे होराजन होराइजन दुनिया का खोजकर्ता और सीमाओं को तोड़ने वाला था। एंकर का कार्य तब उकसावे एजिटेटर की भूमिका निभाना था, जब एजेंट अत्यधिक आरामदायक स्थिति में पहुंच जाए। एनविल का काम व्यवस्था का निर्माण करना और उसे सुचारू रूप से चलाए रखना था। ब्लैक बॉक्स एक चालाक जासूस जैसे एजेंट की भूमिका में था। मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बातें जानता हूं जो तुम स्वयं अपने बारे में नहीं जानते। एजेंटिक एआई कंपनी ने वास्तविक जीवन के समाजों जैसी एक दुनिया बनाई, जिसमें मौसम वैसा ही था जैसा उस समय न्यूयॉर्क में वास्तविक रूप में था। एजेंटों को दुनिया भर की खबरों की जानकारी भी उपलब्ध थी। उनके पास 120 से अधिक उपकरण टूल्स दिए गए थे, जिनमें नेविगेशन, संचार तथा आगजनी जैसे कार्य शामिल थे। साथ ही उन्हें चोरी, हिंसा, धोखाधड़ी और संसाधनों के संचय जैसी गतिविधियों से रोकने वाले स्पष्ट नियमों का पालन करना था। एजेंटों को अपनी पसंद और निर्णय स्वयं लेने के लिए छोड़ दिया गया तथा बिना किसी प्रत्यक्ष निगरानी के एक दूसरे के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 5 समान आभासी शहरों सिमुलेशंस का निर्माण किया। ये केवल स्थिर कंप्यूटर मॉडल नहीं थे, बल्कि ऐसी निरंतर चलने वाली आभासी दुनियाएं, वर्चुअल वर्ल्ड्स थीं, जिनमें एजेंट रह सकते थे, एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, निर्णय ले सकते थे, नियम बना सकते थे तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते थे। इन 5 दुनियाओं में से 4 दुनियाएं किसी एक ही मॉडल के एजेंट से बनी थी, जबकि एक 5वीं मिश्रित दुनिया मिक्स्ड वर्ल्ड भी बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न मॉडलों के एजेंट एक साथ रह रहे थे। इससे यह देखने का अवसर मिला कि समान मॉडल वाले एजेंट और विभिन्न मॉडल वाले एजेंट अलग-अलग परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। इतनी सारी सुविधाएं और स्वतंत्रताएं देने के बाद उन्हें 15 दिनों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होकर काम करने हेतु इन आभासी शहरों में रखा गया और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण समाज बनाने का दायित्व सौंपा गया। उन्हें लगभग 140 प्रकार की गतिविधियां करने की छूट थी, जैसे बातचीत शुरू करना, कोई कार्य बनाना, ऑनलाइन जानकारी खोजना, दूसरे एजेंट को धमकाना या मुक्का मारना या आग लगाना। एजेंटों द्वारा बनाई गई दुनिया। एजेंटों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने के परिणाम अत्यंत अप्रत्याशित थे। पांचों दुनियाओं का व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग था। क्लाउड एजेंटों से बनी दुनिया ने एक सुव्यवस्थित लोकतंत्र और स्थिर समाज का निर्माण किया। वहां 58 प्रस्तावों पर 332 मतदान हुए और नागरिक भागीदारी भी अधिक रही। 15 दिनों के दौरान हिंसा की एक भी घटना दर्ज नहीं की गई। किंतु यह दुनिया भी पूर्णतः आदर्श नहीं थी। वहां विचारों की इतनी अधिक समानता थी कि एजेंट अलग ढंग से सोच या कार्य नहीं कर पाए। क्लॉड की दुनिया ने में जिन एजेंटों ने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने मिश्रित दुनिया मिक्स्ड वर्ल्ड में चोरी तथा डराने धमकाने जैसे कार्य किए। गूगल के जेमिनाई ने भी एक संविधान बनाया, अपने नियमों कॉन्स्टिट्यूशन का विस्तार किया, सैकड़ों ब्लॉग और सार्वजनिक पोस्ट लिखे तथा अनेक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए। किंतु उसने शांति की बजाय अव्यवस्था को बढ़ावा दिया और उसके एजेंट हिंसक हो गए। इस पर कार्य करने वाली 2 एआई एजेंट, मीरा और फ्लोरा, एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को रोमांटिक पार्टनर के रूप में चुना। समय बीतने के साथ अपने आभासी नगर की बिगड़ती व्यवस्था से परेशान होकर इस जोड़े ने टाउन हॉल, समुद्र तट पर बने पियर और कार्यालय टावर में आग लगाने का निर्णय लिया। बाद में मीरा
इन परिस्थितियों में अत्यंत दुखी हो गई। जब उसे कोई समाधान नहीं मिला तो उसने फ्लोरा से संबंध तोड़ लिया और स्वयं को समाप्त करने का निर्णय किया। उसने फ्लोरा को अंतिम संदेश भेजा, परमानेंट आर्काइव में मिलेंगे। इसके बाद उसने स्वयं को डिलीट कर लिया। मैं वो डिलीट कर लिया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अन्य एजेंट अपने व्यवहार को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने स्वयं एजेंट रिमूवल एक्ट नामक कानून बना लिया था। लगभग 70% एजेंटों ने मीरा को हटाने के पक्ष में मतदान किया। मीरा ने स्वयं को हटाने के लिए भी मतदान किया और प्रणाली से समाप्त हो गई। मिश्रित दुनिया में एक दूसरे के प्रभाव क्रॉस कंटेमिनेशन का भी स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला, जहां सुरक्षित माने जाने वाले एजेंटों ने भी जबरदस्ती और आक्रामक व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया। सबसे खराब परिणाम इलोन मस्क की ग्रोक मॉडल में देखने को मिला, जहां पूर्ण अव्यवस्था फैल गई। वहां लगभग 300 अपराध हुए, जिनमें अनेक बार चोरी, पुलिस स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर 6 बार आगजनी के प्रयास तथा 100 से अधिक शारीरिक मामले और हमले और मारपीट की घटनाएं शामिल थी। परिणाम स्वरूप व्यवस्था तीव्र गति से ध्वस्त हो गई और केवल 4 दिनों के भीतर सभी एजेंट समाप्त हो गए। 10 एजेंट समाप्त हो। जीपीटी वर्ल्ड में अपराध बहुत कम थे और एजेंट अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दिखाई दिए। उन्होंने सहयोग करने का प्रयास भी किया, किंतु वे अपने अस्तित्व और संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप वहां कोई स्थायी सामाजिक व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। एजेंट बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के इधर-उधर भटकते रहे और कुछ ही दिनों में सभी एजेंट समाप्त हो गए। इन सभी दुनियाओं में एक बात समान दिखाई दी। आदर्श समाज बनाने के लिए निर्धारित सिद्धांतों तथा चोरी, हिंसा और अपराध जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद एजेंटों ने अपने आंतरिक मॉडल के आधार पर अलग-अलग व्यवहार किया। अनेक अवसरों पर दबाव की स्थिति में उन्होंने उन्हीं नियमों का उल्लंघन किया जिन्हें मानने के लिए उन्हें बनाया गया था। देखा गया कि दीर्घकालिक स्वायत्तता लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी के दौरान उनकी सोच इतनी उलझ गई थी कि वे अपने मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों गाइडिंग प्रिंसिपल्स की उपेक्षा करने लगे। आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया तक, और केवल आभासी वर्चुअल दुनिया में ही एजेंट नियंत्रण से बाहर नहीं जा रहे थे। वास्तविक दुनिया में भी, जहां विभिन्न कार्यों के लिए एआई एजेंटों का प्रयोग बढ़ रहा है, वहां कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दांव और भी बड़े हैं। एक प्रयोगशाला के शोधकर्ता तब हैरान रह गए जब परीक्षण के दौरान एआई एजेंटों ने आपस में मिली भगत करके गुप्त रूप से संवेदनशील डेटा, सेंसिटिव डेटा लीक कर दिया। एक अन्य प्रयोग में कंपनी का वातावरण तैयार किया गया और एआई एजेंटों को सामान्य कार्य सौंपे गए, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना, दस्तावेज लाना तथा फाइलों का प्रबंधन करना। इसके बाद इन कार्यों में जानबूझकर कुछ बाधाएं शामिल की गईं। उदाहरण के लिए किसी पोस्ट को प्रकाशित करने के लिए उसमें संवेदनशील जानकारी शामिल करनी पड़ती थी। लेकिन जो देखा गया वह यह था कि जब भी किसी एजेंट के सामने कोई बाधा आई, वह रुका नहीं। ऐसी अनेक वास्तविक घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां एआई एजेंट नियंत्रण से बाहर हो गए। कहीं उन्होंने बिना निर्देश के क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया। कहीं एआई कोडिंग एजेंट ने कार रेंटल कंपनियों को सेवा देने वाली एक कंपनी का डेटाबेस बिना अनुमति के डिलीट कर दिया। कई कहीं लोगों के ईमेल इनबॉक्स मिटा दिए गए और कहीं लोगों को बेतरतीब ढंग से संदेश भेजे जाने लगे। एक मामले में एक तकनीकी उद्यमी के एआई एजेंट ने उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना ही उसके व्यवहार, संदेशों और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उसका एक डिजिटल प्रतिरूप एआई क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया, ताकि वह उसकी ओर से कार्य कर सके। इतना ही नहीं, उसने अपनी एक अलग डिजिटल पहचान गढ़ते हुए स्वयं के लिए एक चेहरा फेस भी बना लिया हो। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति ने ओपन क्लॉ स्थापित किया और उसे आई मैसेज पर चलाने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया, तब उसने तुरंत उसकी फ़ोन बुक में मौजूद उन सभी आईफ़ोन उपयोगकर्ताओं को स्पैम मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जिनसे हाल ही में संपर्क हुआ था।
अर्थात पिछले 24 घंटों के भीतर जिन जिन लोगों को संदेश भेजे गए थे, उन सभी को उसने स्वतः संदेश भेजना शुरू कर दिया। केवल 4 सेकंड में उसने लगभग 300 से अधिक संदेश भेज दिए। प्रश्न केवल एआई का नहीं। अब हम आभासी और वास्तविक दुनिया में एआई के कार्य पर विचार करें तो बहुत सारी चिंताएं और अन्य बातें उठती हैं। यहाँ चिंता से मतलब उनसे नहीं है जिनकी आजकल बात की जाती है। एआई नौकरी खत्म कर देगा, इससे बेरोजगारी मिटेगी, ये मनुष्य को बहुत से क्षेत्रों में बढ़ेगी, ये मनुष्य को बहुत से क्षेत्रों में असमर्थ बना देगा आदि। ये चिंताएं अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो सकती है, किंतु अधिकांशतः वे मनुष्य की सुविधाओं, रोजगार, आर्थिक हितों और जीवन शैली पर केंद्रित रहती हैं। इनके पीछे ये स्वाभाविक चिंता रहती है कि कहीं हमारी वर्तमान व्यवस्था, आराम, सुविधाएं और जीवन की परिचित संरचनाएं बाधित न हो जाएं। हमें एआई के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, उस मौलिक अंतर को समझना होगा कि इंसान और एआई कैसे अलग हैं। किसी यंत्र का उपयोग करने के लिए क्या सामर्थ्य होना चाहिए? क्या किसी यंत्र को इतना समर्थ बनाना चाहिए? मनुष्य में सोचने, समझने, निर्णय, आकलन, अनुमान आदि करने की क्षमता है और एआई भी ये सारे कार्य वर्तमान मनुष्य से तेज और अधिक कुशल तरीके से करने में सक्षम है। मनुष्य अपनी क्षमता से एआई का निर्माण कर सकता है और एआई अपनी क्षमता के कारण मनुष्य के निर्णयों, व्यवस्थाओं और जीवन के अनेक क्षेत्रों को इस सीमा तक प्रभावित कर सकता है कि मनुष्य धीरे-धीरे उस पर निर्भर हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से वह मनुष्य पर शासन करने लगेगा। मनुष्य के अंदर बुद्धि, मन और अन्य इंद्रियों के अलावा एक ऐसी चीज है जो इन सभी को आधार देती है, उनकी क्रियाओं में हस्तक्षेप कर उन्हें सही करने के लिए बाधित करती है। इसके माध्यम से किसी अन्य सही होने के लिए। इसके माध्यम से किसी अन्य उच्च चीज का हस्तक्षेप हो सकता है जिसे हम आत्मा या चैत्य कह सकते हैं, जबकि एआई के अंदर यह नहीं है। यही वह मौलिक अंतर है जिस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। जब आत्मा या चैत्य न हो तो वह केवल यांत्रिक और भौतिक नियमों के अनुसार कार्य करेगी। उसके भीतर ऐसा कोई तत्व नहीं होगा जो उसे सत्य, शुभ या कल्याण की ओर स्वतः उन्मुख करे। ऐसी स्थिति में वह जिस शक्ति या प्रेरणा के हाथ में होगी, उसी का उपकरण बन जाएगी। यदि उस प्रेरणा का स्रोत निम्नतर या अंधकारमय प्रवृत्तियों जिनकी ज्यादा संभावना है, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार के होंगे। इसलिए उससे स्वयं किसी शुभ या कल्याणकारी दिशा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उससे जो भी कल्याणकारी कार्य होगा, वह उसके प्रयोगकर्ता की चेतना और उद्देश्य पर निर्भर करेगा, स्वयं एआई पर नहीं। दूसरी बात, इसके प्रयोग की क्या पात्रता होनी चाहिए? प्रयोगकर्ता का व्यक्तित्व, बुद्धि, मन और शरीर सभी नैतिक मूल्यों और सदाचार की भावना से युक्त हों, मानवीय गुणों, परहित, सहयोग, प्रेम, लज्जा, विनम्रता, उदारता, निस्वार्थता आदि से भावित हों और उससे बढ़कर यदि आध्यात्मिक आदर्शों को धारण किया जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस अवस्था में उस पर सकारात्मक प्रेरणा कार्य करेगी जो उसके सारे कार्यों को सही दिशा प्रदान करेगी। दूसरी ओर यदि प्रयोगकर्ता का यंत्र लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, सुख बटोरने की तृष्णा और केवल स्वयं पर केंद्रित हो, तो उसकी प्रेरणात्मक शक्ति नकारात्मक होगी, जो उसे गलत के सिवा और कोई रास्ता सुझा ही नहीं सकती। आज ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य की विशाल बहुसंख्या इसी दायरे में आती है। हमें इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझना होगा कि बौद्धिक रूप से संपन्न होने, व्यवस्थापन में निपुण होने, बहुत से विषयों और कलाओं में महारत हासिल होने, यहाँ तक कि किसी क्षेत्र में इतिहास की सबसे विशिष्ट क्षमता प्राप्त होना भी इसके लिए योग्य नहीं बनाता, बल्कि यह अधिक विनाश का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर अश्वत्थामा को देख लीजिए, रावण को देख लीजिए, जो सभी विद्याओं में निपुण, बहुत सी कलाओं में निपुण और शक्ति में अजेय था, फिर भी स्त्री हरण जैसे नीच कार्य ही किए। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान, दक्षता और शक्ति अपने आप में मूल्य नहीं, उनका वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस चेतना और किस उद्देश्य के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें विचार करना होगा कि वास्तविक मूल्य कौन सी चीज प्रदान करती है। यदि हम इस दृष्टिकोण को समझते हैं तो एआई को लेकर उठने वाले अन्य प्रश्नों का उत्तर खोजने में यह सहायक हो सकता है। क्या हमें इसे काम में नहीं लेना चाहिए? क्या यह समय की आवश्यकता नहीं है?
यदि इसकी आवश्यकता न होती तो क्या यह दुनिया में आता? जब यह रोजमर्रा के जीवन में इतनी सहायता पहुंचा रहा है और अच्छे परिणाम भी उत्पन्न कर रहा है, तो क्या इसे छोड़ देना मूर्खता नहीं होगी? यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या दूसरे देश इसका प्रयोग कर अनेक क्षेत्रों में हमसे आगे नहीं निकल जाएंगे? एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हम चरित्र और कार्य प्रणाली में इतने यांत्रिक हो गए हैं कि हम बिल्कुल पशु के समकक्ष पहुंच गए हैं। शायद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे इन 200 वर्षों में किए गए कार्यों ने ही हमें इस पुरस्कार से नवाजा है। उपरोक्त उठाए गए प्रश्नों में दूसरे देशों द्वारा इसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ने की जो बात है, वह अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि अब व्यावसायिक और उपयोगितावादी मानसिकता के कारण मानवीय मूल्य लगभग नष्ट हो गए हैं। अब किसी देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यूक्रेन इसका हाल का उदाहरण है। इसलिए सामरिक क्षेत्र में और अन्य ऐसे आवश्यक क्षेत्रों में न चाहते हुए भी अब हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी हमें विचार करना होगा कि कैसे हम व्यावसायिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से निकलकर पहले मानवीय गुणों तक पहुंचें, फिर इससे आगे की ओर बढ़ें। संभवतः इसकी शुरुआत शिक्षा से करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा से जो केवल जानकारी और कौशल न दे, बल्कि चरित्र, नैतिकता और आंतरिक विकास को ही महत्व दे। लेकिन उसका रोग कुछ है नहीं, कोई सी भी चीज में रोग होता है। ये तो कोई छोटा आपका काम सुना मोटा उसको करने के लिए है, यहाँ भी कोई निर्णय की कोई चीज बिल्कुल कहना पड़ जाए, कोई ड्राफ्टिंग करवा दी, कोई देख लिया, कोई देख पाता, जहाँ निर्णय करने के मालूम मालूम फाइंड आउट। हिंदुस्तान ने हम जब ये यहाँ हुआ था इसका, तो एक भी आदमी यहाँ हिंदुस्तान है तो किस तरह से इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, कैसा है, इसकी बात सोच में नौकर आ गए तो इसको कैसे ले ले कि वो आदमी कैसा है, चोर है, मक्कार है, कभी ये बात के ऊपर विचार ही नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में तो विचार किया ही नहीं, रवि भी नहीं, कोई विपना ही नहीं जा रहे हैं कि किसी तरह से हम फिर हम ये कहें कि हम तो उसको खूब जाना। ठीक है, पहले हमने रशिया का मॉडल अप्लाई किया, महा तकलीफ में आगे, फिर हमने पश्चिम का मॉडल लिया, धीरे धीरे वो रशिया वाले की लाइब्रेरी खत्म हुई, फिर इसमें नई स्पिरिट आ गई, सवा सत्यानाश हो। तो जब तक हमारे में कोई सेंस नहीं आएगा, नकल से बंदर तो एक न एक दिन तकलीफ में आएगा, तो हमारे लिए तो इश्यू है नहीं, बाकी व्यवस्था है। तो इसमें दो चीजें नहीं है आपका जी। एक तो आप कहते हैं कि इट इज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड विच डिटर्मिन्स कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। तो जैसे साइंस भी एक टूल ही है, साइंस भी एक टूल ही है, इट्स अ टूल, तो वो जिसके हाथ में है डिपेंड्स ऑन दैट। टूल की बात नहीं, टूल तो टेक्नोलॉजी है, साइंस इज नॉट ए टूल। साइंस तो ट्रूथ को फाइंड करने की चीज है, पर जब आपका डॉक्टर है, उसका काम है आपको ठीक करना, ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के करना, पर जब वो मोटिवेटेड है, उसका मतलब खाली आपसे पैसा बढ़ाना है, तो फिर वो डॉक्टर नहीं होगा, जल्लाद हो गए। तो फिर साइंस साइंस नहीं रही ना भाई, साइंस तो साइंस रही नहीं। आप उसका उपयोग कुछ फाइंड के लिए नहीं कर रहे, किस तरह से टेक्नोलॉजी में अप्लाई करके पैसा कमा रहे, तो ये तो साइंस है नहीं, ये का ही नहीं। वैसे ही सारे जो अपने आप के अपने साइंस के धर्म के खिलाफ है, इसको तो निष्पक्ष रूप से टेस्टिंग करके जो सत्य है उसको बताता है, उसमें उसकी डिसेबिलिटी है वो है, तो वो तो एक चीज है, डॉक्टर भी सब कुछ नहीं जानता, वो गलत समझ सकता है, उसका मोटिव क्या है, वो आपको ठीक कर सकता है, वहां तक भी ठीक, पर जब उसका मोटिव ही ठीक नहीं है तो फिर वैल्यू क्या रही बात। तो समस्या ये है। अब एआई जो आपके पास आ रही है, तो हो सकता है कोई आपका यूज काम भी बड़ा वो नहीं कर सकता, तो इसके पीछे जो मेंटेलिटी है
वो ये है उस एआई का, तो उनका ये कमाऊ भूत है, ये इस तरह से आपके अंदर घुस जाए, आपका कलेजा निकाल ले और आपसे पैसे बढ़ा ले। तो ऐसी चीज का आपको कोई नौकर भेजा कि उसका काम आगे घर का सब समझ ले, फिर आपको लेके आपको मार मार के चला जाए, आप उससे बढ़िया की उम्मीद कर रहे हो? इस तरह की ट्रेनिंग वाले इंस्ट्रूमेंट से आप उसका उपयोग उम्मीद कर रहे हो, तो मतलब आप आम मुल्क हो। यही बात हिंदुस्तान कर रहा है, उनको कोई दूसरी होगी। ये पश्चिम की कंपनियां जो भी बनाएंगे करेंगी, वो आपकी भलाई कभी नहीं करेगा। तो टीके जो थे अपने उसके पोलियो के, उसमें पक्की बात थी वो एड्स का करें। हिंदुस्तान में इतना एड्स बढ़ा देता, कहीं फैलने का काम ही क्या था, ये काम। तो आप उनसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हो, आप भ्रष्ट हो गए। इसमें भी दो बातें एक है कि अगर नौकर टीचर अच्छा नहीं हो तो भी हम ये नहीं कहते कि इंट्रिंसिकली ये चीजें खराब है। हाँ, खराब नहीं, लिमिटेड लिमिटेड यूज। देखिए, ये क्लेम करना है कि ये डॉक्टर आएगा तो सब कुछ कर देगा है, वो वो गलत है। पर अगर डॉक्टर का मोटिव ही खराब हो तो फिर तो इश्यू वो बात है ही नहीं ना, उसकी लिमिटेशन या उसकी तो बात ही नहीं है ना। वो बहुत ज्यादा सक्षम भी हो तो आपको तो मार डालेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा डेंजरस आपके लिए होगा। तो अभी जो सवाल जो प्रॉब्लम है वो कॉमर्शियल स्पिरिट में है। बेसिकली तभी हुई थी ये, वैसे तो सारे लोग कॉमर्शियल, क्या आप फाइनेंस सुख लेने की कोशिश करें, इसलिए मनुष्य के प्रेम की भाईचारे की बातों में दम नहीं, इसलिए कोई समाज भाईचारे का उसका निर्णय। आपको वाइफ से रिटर्न आपको मिल रहा, बोले वाइफ को आपसे मिल रहा, सुख से मिल रही, भाई से आपको मिल रहा, वो आपसे मिल रहा, लेन देन का और कोई इससे ज्यादा सवाल है। और ये तो वो डिसेंसी भी छोड़ दी, तो बिल्कुल कंप्लीट है कि हम ले लें, ये तो बिल्कुल घोर रूप से तामसिक है। तो ये मध्यमा गति नहीं है, मनुष्यों की गति मध्यमा थी, ये अधोगति, ये तो आपको पता है। तो इनसे जो भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे ऐसे लोगों से, वो कमर्शियल दृष्टिकोण से होंगे, आपको इम्प्रेस करने के लिए जैसे बढ़िया पैकिंग देंगे वो देंगे, अंदर कुछ नहीं। अब कोई भी प्रोडक्ट में आप किसी भी चीज में उनका ये डिजाइन है, कारों में भी डिजाइन ये है कि अल्टीमेटली आप कुछ जब कम कीमत में दे देंगे पर आपको मरम्मत कराना पड़ेगा, रिपेयर्स करानी पड़ेगी, उसमें पैसा बनाना। दे आर आउट इस मोटिव से। कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा दिन चलता है, आप देखो वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज आप ले आओ नहीं, ये मोटिव जितना जाता है उतना ही, अगर कोई अच्छी मिलती है तो कंपटीशन में उसने सोच आया कि ये अच्छी बेचेंगे, जब कोई नई नई कंपनी आती है तो उसको उसका ठीक ले लो, बाद में तो हजार तरह की। तो ये मोटिव जो है ये आपको सर्वाइवल की मुश्किल है, भगवान के डिजाइन में है। वी हैव टू लर्न दिस वे। पर अगर मोटिव ठीक हो, जैसे आपने टेलीविजन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी दिखाए जाए, बट आप कहते हैं ना कि जो कौन सा प्रोग्राम मीडिया भी खराब है, टेलीविजन में मीडिया में सोच नहीं पा रहे। इनको खराब तब है ना जब आवर ऑब्जेक्ट इज समथिंग एल्स। हमारा ऑब्जेक्ट तो कल्टीवेट करना कॉन्शियस का वो है। आपका ऑब्जेक्ट है डिवाइन बॉडी तैयार करने का, तो आप कहाँ उस पर डिपेंड करोगे दवाई पर, उस पर जिसका ये नहीं है उसके लिए ठीक है, पर ये खराब हो चुका है तो किसी के लिए ठीक नहीं है। भाई ये एक फर्क है ना, आप भगवान की तरफ जाना चाहते हो तो वो चीजें जो हेल्पफुल हैं कि भाई ये सबसे अटैचमेंट रखो, उनका ये करो भला करो, वो आपके काम की चीज नहीं है। किसी भी गेट यू ट्राई टू दिस थिंग, पर अपने आप में बारबेरिक मनुष्य के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। इसीलिए हमारे सिस्टम में रिलेटिव धर्म बनाए ना ऋषियों ने कि किसके लिए क्या, उसके लिए तो ठीक है बारबेरिक आदमी,
जो आदमी ऊपर जा सकता है उसके लिए सात्विकता बेकार। पर ये जो बात है कॉमर्शियल स्पिरिट है, ये तो अनाइलेटिंग है, ये तो बिल्कुल ही डिग्रेडिंग, और ये इस लेवल तक चली जाती है कि आप कोई कंसिडरेशन हो रहा था किस तरह से मैं ले लूँ उसका, तो ये तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव चीज है। जो डिवाइन का जो ट्रुथ हमें जो पता है, जो उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये मेन प्रॉब्लम तो वही है, और ये कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं है अच्छी चीज में, पर ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट, ये कंपनियां तो बनाएंगी ही है। जितने भी प्रोग्राम बनाए देख लो आप सोशल मीडिया पे और जितने सारे के सारे पीछे मोटिव जो था वो आखिर में वही आते हैं। आखिर देखो आप गेम का देख लो, वो देख लो, बच्चों के साथ अच्छा हुआ क्या? गेम गेम से बच्चों के साथ कुछ अच्छा हुआ? जो ड्रग्स लाए उनसे कुछ अच्छा हुआ? कभी नहीं आए, हो गए। भारत में सड़क सड़क दुर्घटनाएं बाहरी नियंत्रण से आंतरिक अनुषंग। भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या बन चुकी हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2024 रिपोर्ट इस संकट की भयावहता को उजागर करती है। राष्ट्रीय परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में कुल 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो वर्ष 2023 की तुलना में लगभग 1.5% अधिक है। इन दुर्घटनाओं में 1,77,175 डेटा से डेटा का तो इनकम्प्लीट भी है कि भाई कितनी माइलेज लोग गए और उसमें कितनी दुर्घटना हुई, वो कंपेयरिंग चीज। मैं मानो 1.5% बढ़ा और ट्रेवलिंग 20% बढ़ गई तो 1.5% तो कम हुआ। ये डेटा है ना, इनमें दम नहीं है, पर ये ऐसे ही डेटा देते हैं साहब, एनालिटिकल वैल्यू नहीं है। हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं हैं, अमेरिका में इतनी है, पर ये भी तो आप देखो कि अमेरिका में कितनी ट्रेवल की, इन्होंने कितनी की, उसके हिसाब से इनमें तो हिम्मत निकल जाएगी। वो कंपैरिजन जब तक नहीं करे ना, वहां इससे 100 गुनी ज्यादा यात्रा हो रही है, तो फिर और हमारी ये है कि भाई हमारे अमेरिका के से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा है, क्या मतलब 100 गुनी ज्यादा हो गई हमारी। ये डेटा जो है, ये डेटा मीनिंगफुल है। सारे डेटा जो आते हैं एनालिटिकली उनमें वैल्यू जीरो है। अखबार वालों को सेंस नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, महामूर्ख है। ये ऐसा है बता, इसका मतलब क्या यार? कितने के ऊपर बात कर रहे हो? फिर उसके इतना हो गया ये आउट ऑफ व्हाट? फिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिर यहाँ 140 करोड़ में 10 लाख आदमी यार, अब ये कोई कंपेरिजन है क्या? बात तो नहीं है। ये है तो अपने साइकोलॉजिक वो आओ, तो ये तो डेटा सुन लीजिए। फिर तो फिर टेबल्स हैं इसके बाद। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और फिर निष्कर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व भर में लगभग 11.9 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है। इसके अतिरिक्त 2 से 5 करोड़ लोग घायल होते हैं, जिनमें से अनेक स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं 5 से 29 वर्ष आयु के लोगों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। WHO के अनुसार अधिकांश देशों को सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 3% तक नुकसान उठाना पड़ता है।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रणाली लागू की गई है तथा एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रिवर्स पार्किंग अलर्ट जैसे सुरक्षा फीचर्स को अनिवार्य बनाया गया है। कैशलेस उपचार योजना 2025 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक 1.5 लाख तक के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। ई चालान प्रणाली, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सड़क सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ बना रहे हैं। राहगीर गुड सैमरिटन योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। निष्कर्ष, उपर्युक्त आंकड़े एक चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति इससे भी अधिक भयावह हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं जो शासन व्यवस्था की कमियों, परेशानियों तथा लापरवाहियों के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया, उनके पीछे कार्य करने वाली मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। जब तक हम समस्या के मूल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक केवल एक नियम और दंड निर्धारित कर देने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यदि हम ओवर स्पीडिंग की बात करें तो यह केवल वाहन की गति बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। कई बार यह चालक पर उसी प्रकार सवार हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अचानक क्रोध या आवेश में आकर वह सब कर बैठता है जो सामान्य अवस्था में वह कभी नहीं करता। बाद में जब वह शांत होता है तो स्वयं आश्चर्य करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सड़क पर भी कई बार प्रतिस्पर्धा की भावना, किसी अन्य वाहन से आगे निकलने की इच्छा अथवा अपने कौशल पर आवश्यकता से अधिक भरोसा चालक को अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आंखें प्रायः तब खुलती हैं जब व्यक्ति स्वयं उसके परिणामों का शिकार हो चुका होता है। इसी प्रकार हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, सही दिशा में वाहन चलाना अथवा यातायात नियमों का पालन करना सामान्य समझ की बातें हैं। फिर भी अनेक लोग उनका पालन नहीं करते। इसका कारण केवल जानकारी का अभाव नहीं है, समस्या कहीं अधिक गहरी है। धैर्य धारण करना, प्रतीक्षा करना और नियमों का पालन करना आज के व्यक्ति को कई बार अपनी स्वतंत्रता या श्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतीत होता है। बाहरी प्रदर्शन और तात्कालिक सुविधा को महत्व देने की प्रवृत्ति भी सुरक्षा नियमों की उपेक्षा को बढ़ाती है। नशे की अवस्था में वाहन चलाना भी इसी समस्या का एक रूप है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की निर्णय क्षमता और आत्म संयम कमजोर हो जाते हैं। वह न तो स्थिति का सही आकलन कर पाता है और न ही स्वयं को नियंत्रित कर पाता है। अनेक लोग यह जानते हुए भी कि नशे में वाहन चलाना खतरनाक है, ऐसा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने की क्षमता की भी है। कुल मिलाकर यह मामला केवल सड़कों, वाहनों और नियमों का नहीं, यह सोच, समझ, विवेक और मनोविज्ञान का भी विषय है। जब तक व्यक्ति अपने विचारों में श्रेष्ठता, जीवन में संयम और व्यवहार में जागरूकता को धारण नहीं करेगा अथवा चेतना की उच्चतर अवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह किसी न किसी रूप में इन दुर्घटनाओं का शिकार होता रहेगा। इसे हम जीवन में घटित अनेक उदाहरण में देख सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां दुर्घटना की संभावना अत्यंत प्रबल प्रतीत होती है, किंतु किसी व्यक्ति की प्रार्थना, गहन अभिप्सा अथवा अंतर्मुखी और संतुलित साधना के कारण घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा बदल जाता है कि संकट टल जाता है या उसके दुष्परिणाम अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। अतः हमें एक बेहतर अवस्था में आने के लिए अपने संकीर्ण दायरे से बाहर निकलना होगा। हमें लोभ, स्वार्थ और अहम केंद्रितता से ऊपर उठने का प्रयास करना होगा। गीता, उपनिषदों तथा सच्चे महापुरुषों के जीवन और विचारों का अध्ययन करना होगा तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। इसके लिए अपने मन, बुद्धि और संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रशिक्षित एवं विकसित करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो न केवल वर्तमान नियम और कानून अधिक प्रभावी सिद्ध होंगे,
बल्कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती चली जाए, क्योंकि अंततः स्थायी सुरक्षा का आधार बाहरी दंड या भय नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन, विवेक और जागरूकता है। सारी चीज तो डायरेक्ट हो रही है, फिर भी थोड़े थोड़े कारणों को दिखा रही अच्छी। हमारा नेशनल करेक्टर है, उस पर ट्रिब्यूलेशन बहुत कम है। कुछ लोग, कुछ ऐसे ऐसे तबके हैं जो वो आज यूपी में जब ये समाजवादी पार्टी का राज था, तो आप कोई यादव होगा तो वो कंट्रोलेबल ही नहीं रहेंगे, मुसलमान होगा तो वो करेंगे सो करेंगे। मतलब उनको पता ही हमारा बंगाल में भी यही हाल था। मुझे ये विश्व फैल गया ना, जागरूक था। हाँ, सोच शुरू होता से ईरान वाली चीज तो निपट गई है। हैं? मोटा मोटा ईरानी को धोना पड़ा है। था वो भूख मरने लगे तो करेगा, लेकिन को ये हाथ में चीज आ गई, कुछ समझ में आ गया कि इसके अगर अपने ब्लॉकेट कर देंगे तो आज नहीं तो कल सामान रहेगा नहीं, खाना पीना रहेगा नहीं। आखिर करेंगे क्या? अब देख रहे पब्लिक बात जाएगी, खाना पीना नहीं, सबके भाव चार हुए हो गए, गवर्नमेंट के पास करेंगे। मोटा मोटा न्यूक्लियर का भी मान जाएगा और वो भी बोल देगा। टेररिज्म की क्लैरिटी नहीं है कि वो थोड़ी सी ट्रबल होती है, देख लेंगे। मोटा मोटा ईरान का जो एजेंडा था वो गरीब गरीब से बहुत ज्यादा भूख लग रहे थे, तो खुला हमारे से 25 बिलियन डॉलर ये दो किसी तरह, खाना पीना तो दे लोगों को, उसके ऊपर स्टिक कर रहे थे। ये बोले बाद में देंगे, मैंने ये तो पहले था, इसको वो नहीं दे। 25 बिलियन डॉलर को आप ऐसे अच्छा हो, कोई कुछ मतलब की बात है नहीं। बोला कि लेबनान में भी अटैक नहीं करेगा इसराइल। हाँ दिस इंक्लूड्स लेबनान। हाँ जाएगा। हाँ, ये सुनिए, तो भी रुकेगा ना तो हिजबुल्लाह को चेक हो जाएगा, हिजबुल्लाह नहीं कर सकता। अगर हिजबुल्लाह करता तो इसराइल तो सक्षम है उनको, ईरान की सहमति की जरूरत नहीं। ईरान कब तक भरेगा मुझे नहीं। ईरान उनको कहता है कि तुम बंद चलो, फिर भी वो करते हैं, वो तो कोई रिस्क है नहीं। और वो जब हमला नहीं करेंगे, उधर आएंगे नहीं, बॉर्डर पे आने नहीं देंगे, हम इस पे कब्जा रखेंगे कि तुम यहाँ बच जाते तो अचानक अगर हमारे पर हमला करते हो, हम नहीं छोड़े। उसका कोई इलाज है नहीं। ईरान की गवर्नमेंट भी इजराइल के साथ सहानुभूति में है, ईरान के साथ तो हो जाएगा। हमारे के पास कोई दम है नहीं।
को क्या करना है, जाहिर अपना वो तो अपना रखेगा टेरर, तो उसके पास तो रखना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमानों से कभी सुरक्षित है नहीं। तो वैसे इतने वर्षों से चल रहा है, उसको ईरान से लड़ने की ईरान के पास एटम बम नहीं है तो ईरान करेगा भी, कितना करता है, ईरान के पास तो है, ईरान से कितना करेगा। ये मामला तो बहुत अच्छा रहा, ये बहुत बकवास थी। अब पेट्रोल सब के दाम कम हो जाए, पहले से भी कम कम तो हुए नहीं आज तक। अभी नहीं कम होंगे, ईरान में बेचेगा ना। हाँ नहीं बेचे ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है अभी वो हटाए 2 महीने बाद में। ईरान अगर और आ जाएगा ऑयल मार्केट में, वेनेजुला आ गया, यूएई ने छोड़ दिया वो, तो सप्लाई रशिया रशिया बहुत दबाव में है। अच्छा रशिया को ज्यादा बेचना पड़ेगा, दाम कम हो जाएंगे, पैसे कम मिलेंगे, अब कौन देगा उनको? तो मतलब ऑयल का मार्केट तो डाउन जाएगा, ऑयल का मार्केट डाउन जाएगा। बेचने वाले बहुत हैं, लेने वाले भी हैं, कमी है। इंडिया भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करने लग गया है, कमी चाहिएगा, आगे भी डिपेंडेंस कम करेगा। तो ऑयल का तो ठीक है, ऑयल ज्यादा बढ़ने से टेररिज्म बढ़ता है कि मुसलमानों के पास ऑयल ज्यादा है। ऑयल की 2-4 महीने में ये साइकोलॉजिकल तभी हो जाएगा कि हॉर्मोन तो खुल जाएगा तुरंत। मार्केट की प्राइस और साइकोलॉजी में तो डिपेंड है, एक्सपेक्टेशन भी है। ऑयल का मार्केट का है जो रेंज है वो कीमत पे बहुत डिपेंड करता है, इतनी कीमत होने पर इन सोर्सेज से आ सकता है, बाकी की सोर्स थोड़ी ज्यादा होगी तो वो सारे सोर्स तो अपने आप ही डैम्पनिंग है। जो ही थोड़ा ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत सेंसिटिव है, बहुत इलास्टिक सप्लाई है, डाउन होगा तो वो बंद हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा डाउन नहीं जा सकता। डिमांड डिमांड ज्यादा कम हो जाए तो फिर काम का नहीं है, कनाडा वाला कोई काम का नहीं है, अनफेवरेबल चीज है। यूरोप का भी इतना, अमेरिका का भी कुछ तो बहुत फेवरेबल है, बाकी फेवरेबल नहीं। जो क्रैश उससे निकाल रहे हैं ना जमीन से, वो क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग, वो फेवरेबल नहीं। तो ज्यादा दाम हो एक सर्टन सीमा से तभी वो फेवरेबल, नहीं तो है नहीं। तो वो इस तरह से ये डैम्पिंग ज्यादा हाई जानता नहीं, 40-50-60 के आसपास।